ये सूर्योदय ऑटो जेड का केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोतागणों के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जय हिंद। आज का टॉपिक है खतरनाक ढंग से विभाजित होती दुनिया। इसे लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। खतरनाक ढंग से विभाजित होती दुनिया कैसी है? अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम जारी है। अमेरिका और ईरान ने इसका श्रेय पाकिस्तान को दिया। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान की भूमिका मुख्यतः संदेश वाहक की थी। इस पर भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई और कुछ हलकों में यह आलोचना सामने आई कि उसकी भूमिका को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, जबकि ईरान कम शिया मुल्क। इसके बावजूद कुछ देशों ने कहा कि वे स्वयं को शिया या सुन्नी के रूप में नहीं बल्कि व्यापक रूप से मुसलमान के रूप में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर उनके हित परस्पर जुड़े हैं। इसी संदर्भ में कश्मीर में ईरान के समर्थन में धन एकत्र करने की गतिविधियां सामने आई कि भारत का इस संघर्ष से कोई संबंध नहीं। लिखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीकरण हो गया है। आने वाले समय में संघर्ष राष्ट्रों के बीच नहीं, सभ्यताओं के बीच होगा। महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रकट हो गई है। संघर्ष विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये संघर्ष किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, व्यापक स्तर पर फैल सकता है। आज लोग आधुनिक पहचान के साथ साथ अपनी पारंपरिक पहचान को भी खोज रहे हैं। इसी कारण वह नई परिस्थितियों के साथ साथ पुराने द्वंद्वों को भी बनाए हुए हैं और उन्हें भूलने के लिए तैयार नहीं है। भविष्य में संघर्ष केवल आर्थिक असमानताओं जैसे अमीर और गरीब के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच अधिक तीव्र रूप में सामने आएगा। यह इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सभ्यताओं के रूप में भी पश्चिम, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, इस्लामी, सिनिक, हिंदू, ऑर्थोडॉक्स, बौद्ध और जापानी सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में 6 बड़ी शक्तियां होगी: अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। वही सैमुअल हंटिंगटन ने चीन, वियतनाम और जापान को अलग अलग सभ्यताओं के रूप में देखा। इन क्षेत्रों में बौद्ध परंपरा का व्यापक प्रभाव है। इसी प्रकार अफ्रीका में मुसलमान और ईसाइयों की बड़ी आबादी है, जबकि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस मुख्यतः ईसाई बहुल क्षेत्र हैं। हंटिंगटन का मत है कि सिनिक यानी चीनी और जापानी सभ्यताओं ने स्वयं को आर्थिक आधार पर आधुनिक बनाया है, जबकि इस्लामी विश्व अपनी पहचान को आर्थिक आधार पर कम बल्कि सांस्कृतिक और पंथक आधार पर अधिक सुदृढ़ करता है। साथ ही पश्चिमी मूल्य के प्रति उनकी आलोचनात्मक दृष्टि भी अक्सर सामने आती है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि विश्व भर में पश्चिम द्वारा विकसित अनेक तकनीक और उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है। आधुनिक तकनीकी अपनाने के बावजूद समाज अपनी पारंपरिक पहचान और संस्कृति तौर तरीकों को भी बनाए रखना चाहता है। पश्चिमी देशों में भी अब पंथ के प्रति पहले जैसा विरोध दिखाई नहीं देता। कई स्थानों पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग चर्चा जाते हैं। ऐसे में पंथ को राजनीति से पूर्णतः अलग करने की अवधारणा अब पहले जैसी प्रभावित नहीं रह गई है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित हुए महत्वपूर्ण मूल्य जैसे स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता आज चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। अब प्रत्येक समाज और राष्ट्र स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में लगा दिखाई देता है। अपनी संस्कृति, खानपान और जीवन शैली को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि अन्य को कमतर आंका जा रहा है। जबकि मजहब के आधार पर नए नए गठबंधनों और समझौतों की प्रवृत्ति भी उभर रही है। नाटो में तुर्की को छोड़कर अधिकांश देश ईसाई बहुल देश हैं। इस्लामिक देश में भी समान प्रकृति की गठबंधन की चर्चाएं उठती रहती हैं। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौते को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। यदि दुनिया के सभी इसी इस्लामिक या अन्य पंथक आधार वाले देश इसी प्रकार एकजुट होकर सैन्य राजनीतिक मोर्चा बना ले तो वैश्विक परिदृश्य अत्यंत जटिल और अस्थिर हो सकता है। ऐसे में विश्व निरंतर संघर्षों में उलझा रह सकता है। मजहब कभी सीमाओं के लिए तो कभी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता के कारण एक देश पर हमला होने पर समान पंथ या सभ्यता के आधार पर अन्य देश भी संघर्ष में शामिल हो सकती हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ेगा। यह एक चिंताजनक और भयावह परिस्थिति की ओर संकेत करता है। हम पंथ या सभ्यता की श्रेष्ठ का कितना ही दावा करें, जीवन के मूलभूत आधार जैसे भोजन, आजीविका और आर्थिक स्थिरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि विश्व पंथक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभाजित होने की बजाय आर्थिक विकास और सहयोग को प्राथमिकता दे। समृद्ध देशों को अपने लाभ से आगे बढ़कर गरीब और संसाधन विहीन